नमस्कार दोस्तों, ये विद्युत धारा नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम के अंतर्गत हम लोगों ने समझा था कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी रुकावट को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट यानी कि अवरोध को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस वैद्युत प्रतिरोध को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ये किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो चलिए नंबर 1 हम लोग समझते हैं। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है ये जो वैद्युत प्रतिरोध होता है ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक चालक है, इतना लंबा सा है, तो आवेश को यहां से यहां तक जाना पड़ेगा और उसके मार्ग में ज्यादा से ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। और अगर कोई चालक छोटा सा है तो आवेश को यहीं से यहीं तक जाना है, यानी कि उसके मार्ग में कम अवरोध लगेगा। यानी कि अगर कोई चालक लंबा है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा क्योंकि आवेश को दूर तक जाना पड़ेगा, और अगर कोई चालक छोटा सा है तो आवेश को कम दूरी तय करने की वजह से उसमें प्रतिरोध कम होगा। तो चलिए इस बात को लिखते हैं हम लोग कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, ये चालक की लंबाई यानी स्मॉल l उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब ही ये होता है कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसी बात को हम लोग अनुक्रमानुपाती के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, और अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, यानी प्रतिरोध और किस चीज पर निर्भर करता है। हमारे चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हमारे चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? जैसे कोई भी तार है तो इस तार को ऐसे बीच से काट दीजिए और काटने के बाद ऐसे देखेंगे तो वहां पर एक वृत्त दिखेगा, क्योंकि हम चालक तार को बेलनाकार मानते हैं, और उस वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा उसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चालक बना हुआ है, इस तरह से मान लीजिए ये एक चालक है, ये बेलनाकार एक तार है, तो तार का ये वाला जो क्षेत्रफल है इसी क्षेत्रफल को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको कैपिटल ये से दर्शाते हैं। और ये कैपिटल ये का मान यानी इस तार की मोटाई को ही हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह लेते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कि तार की मोटाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तब प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको एक पतली सी गली है, ऐसे पतली सी गली है और उसमें से हम बहुत सारे लोगों को कहें कि दौड़िए, तो बताइए उस पतली सी गली में ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा, कि अगर एक चौड़ी सी बहुत मोटी सी गली है उसमें से दौड़ने के लिए कहें तो उसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, ज्यादा रुकावट होगा। तो हम लोगों को स्पष्ट है कि जो पतली वाली गली होगी उसमें रुकावट ज्यादा महसूस होगा, उसमें ज्यादा दिक्कत होगी लोगों को दौड़ने में, और जो मोटी सी गली होगी उसमें लोग आसानी से दौड़ेंगे, उसमें प्रतिरोध कम होगा, उसमें रुकावट कम होगा। इसी प्रकार से अगर कोई पतला सा तार है तो उसमें आवेशों को दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है, यानी पतले तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है। यानी कि पतला तार होने का मतलब क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें रुकावट ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। और अगर कोई मोटा सा तार है तो उसमें आवेश बड़े आसानी से आराम से प्रवाहित होंगे और उसमें रुकावट कम होगा। तो चलिए इस बात को हम लिखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक के अंदर जो रुकावट होता है, जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। अब चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने कैपिटल ये, और व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है किसी भी चीज को 1/, करके लिख दो तो समझ जाइए कि वो क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपात हो गया, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा दीजिए।
और व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। जबकि अनुक्रमानुपात का मतलब होता है बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, और इसमें घटाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो घटेगा। यानी कि मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तार को मोटा करेंगे, तो प्रतिरोध उसका घट जाएगा। तो ये होता है। अब इस बात को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और फिर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में भी प्रोपोर्शनल की इधर आर है, और समीकरण 2 में भी प्रोपोर्शनल की इधर आर है। तो आर की जगह पर हो गया आर, प्रोपोर्शनल की जगह पर प्रोपोर्शनल, और इधर वाली चीज अलग अलग है तो इसका और इसका गुणा कर दीजिए, यानी यल और 1/ये का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यल अपान ये। और फिर आर की जगह पर आर ही लिखिए, प्रोपोर्शनल की जगह पर जब हम बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, और यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो नियतांक होगा रो, और यल अपान ये। और हमें फार्मूला मिल गया आर बराबर रो यल अपान ये। अब इसमें ये रो क्या चीज़ है, तो ये रो क्या चीज़ है, तो ये रो है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। हम लोग समझ चुके हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन कर सकता है। तो प्रतिरोध 2 चीज़ों पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि निर्भर करता है, पहला चालक की लंबाई पर और दूसरा चालक की मोटाई पर, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब तीसरा हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं कि प्रतिरोध की ताप पर किस प्रकार से निर्भरता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो लिखते हैं हम लोग माना हम लोग एक चालक का ताप परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रतिरोध किस तरह से परिवर्तित होता है, यानी ताप और प्रतिरोध को हम लोग परिवर्तित करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि ताप था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक चालक है जिसका ताप कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस चालक का प्रतिरोध क्या है R0 है। और बाद में मैंने क्या किया, उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर कितना कर दिया, उसका कर दिया T डिग्री सेंटीग्रेड। और जब मैंने चालक का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर T डिग्री सेंटीग्रेड किया तो उसका प्रतिरोध R0 से बदलकर हो गया RT। अब इस बात में आप लोग 2 चीजें सोचिए, इसमें प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ। अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रतिरोध में परिवर्तन बताइए, जिसको हम दर्शा लेते हैं डेल्टा आर से, तो डेल्टा आर का मान कैसे निकलेगा, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन कैसे निकलेगा। देखिए आपको परिवर्तन कैसे निकालना होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का 10 की स्पीड में साइकिल चला रहा था, मान लीजिए एक लड़का था जो 10 की स्पीड में साइकिल चला रहा था, और कुछ देर बाद उसके साइकिल की स्पीड हो गई 17, यानी पहले 10 की स्पीड में चला रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपसे कहा जाए इसकी चाल में कितना परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, जो बाद में चाल हुआ है उसमें से पहले वाला चाल घटा देंगे। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, तो जो बाद में प्रतिरोध हुआ है उसमें से आप जो पहले प्रतिरोध था उसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ। अगर आपको ताप में परिवर्तन निकालना हो, तो ताप में परिवर्तन अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो पहले टेम्परेचर था बाद में टेम्परेचर हुआ है उसमें से पहले वाला टेम्परेचर घटा दीजिए, और बाद में टेम्परेचर कितना किए हम लोग T डिग्री सेंटीग्रेड, और पहले टेम्परेचर हमने माना था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ताप में परिवर्तन कितना हुआ है, तो T - 0, तो यानी कि T ही हुआ है, तो T ही कह सकते हैं हम लोग कि ताप में परिवर्तन करने से हमारे प्रतिरोध में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें से हम सबसे पहला चीज़ लिख रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन करने से जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के, यानी जिसका प्रतिरोध पहले से ज़्यादा रहेगा उसके ताप में परिवर्तन करने से उसके प्रतिरोध में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा,
और जिसका प्रतिरोध पहले से कम होगा उसके ताप में परिवर्तन करने से उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक चालक है जिसका प्रतिरोध है 2 ओम और एक चालक हमारे पास है जिसका प्रतिरोध है 10 ओम। अब मान लीजिए इन दोनों का हम टेम्परेचर बढ़ा दें 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी बढ़ाया है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी बढ़ाया है, तो ये 2 से हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओम, लेकिन ये 10 से कितना हो जाएगा 40 ओम या 50 ओम हो जाएगा। अब देखिए इसका केवल 3 ओम बढ़ा जबकि इसका कितना बढ़ गया 40 ओम। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका पहले से ज़्यादा था, पहले से इसका कम था इसलिए इसमें परिवर्तन कम हुआ, इसमें पहले से ज़्यादा था तो इसमें परिवर्तन ज़्यादा हुआ, तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन ज़्यादा होगा जिसका पहले से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब इस बात को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात क्या चीज़ है? दूसरी बात, ताप में परिवर्तन करने से हमारे प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा ताप परिवर्तन के, यानी कि डेल्टा टी के। यानी ताप जिसका ज़्यादा परिवर्तित करेंगे उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा परिवर्तित होगा। अब ताप ज़्यादा परिवर्तित करने का मतलब क्या हुआ? जिसे देखिए एक प्रतिरोध है, कोई प्रतिरोध है, अब कोई भी प्रतिरोधक तार है, एक का आपने टेम्परेचर बढ़ाया है केवल 5 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का बढ़ाया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन उतना ज़्यादा होगा। यानी ताप में जितना ज़्यादा आप परिवर्तन कर देंगे उस ताप में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा हमारे प्रतिरोध का परिवर्तन। और ये दूसरी बात है, इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिख दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं तो देखिए डेल्टा आर और डेल्टा आर की जगह पर हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर, क्योंकि राइट साइड में सब सेम है तो डेल्टा आर ही हो गया, प्रोपोर्शनल 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 हो गया, और इसका गुणा कर देंगे तो R0 और डेल्टा टी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा R0 डेल्टा टी। इधर वाला अलग अलग है इसलिए गुणा के रूप में लिख देंगे। अब देखिए डेल्टा आर की जगह पर हम लोग डेल्टा आर ही लिखते हैं। अच्छा, डेल्टा आर की जगह पर हम लोग ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, तो डेल्टा आर की जगह पर क्या लिख देंगे? डेल्टा आर का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो डेल्टा आर की जगह पर लिखते हैं RT माइनस R0। तो डेल्टा आर की जगह पर लिखते हैं RT माइनस R0। प्रोपोर्शनल की जगह पर हम लोग बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, और यहाँ पर जो नियतांक आता है उसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। तो अल्फा, और इसको देखकर लिख दीजिए R0 डेल्टा टी। अब देखिए बराबर की जगह पर बराबर लगाते हैं और माइनस का R0 अगर उधर ले जाएं तो हो जाएगा प्लस का R0, और इधर ये चीज़ तो है ही प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जगह पर केवल टी भी लिख सकते हैं क्योंकि ताप में परिवर्तन केवल टी है, और इधर माइनस R0 उधर चला गया तो इधर क्या बचा? RT बचा। अब चाहिए तो आप लोग R0 को कॉमन भी ले सकते हैं तो RT बराबर निकल जाएगा, R0 यहाँ भी और R0 इस खंड में भी है तो कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से R0 निकल गया तो केवल बचा 1, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ से R0 निकल गया तो अल्फा डेल्टा टी बचा, और इस प्रकार से हमें एक फार्मूला प्राप्त हुआ जो कि ताप के निर्भरता पर आधारित है। अल्फा का नाम क्या है? ताप गुणांक। अल्फा का मान चालक, कुचालक और अर्धचालक के लिए अलग अलग होता है, तो चलिए देख लेते हैं। चालक के लिए अल्फा का मान होता है पॉजिटिव प्लस में, कुचालक के लिए होता है अल्फा का मान 0, और अर्धचालक के लिए होता है अल्फा का मान माइनस में। अब सोच कर देखिए, अगर अल्फा का मान चालक के लिए, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं अगर अल्फा का मान पॉजिटिव है, अगर चालक के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव है तो अल्फा का मान पॉजिटिव होने से यानी प्रारंभिक प्रतिरोध में ये चीज़ प्लस में आएगा और ये चीज़ जुड़ जाएगा इसमें, तब ये जाकर इसकी बराबरी कर पाएगा। यानी जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो प्रतिरोध होगा वो
प्रारंभिक प्रतिरोध से ज़्यादा होगा। भाई प्रारंभिक प्रतिरोध में इतना सब जब जुड़ जाएगा तब प्रारंभिक प्रतिरोध इस बाद वाले प्रतिरोध की बराबरी कर पाएगा, यानी RT ग्रेटर देन होता है R0 से। भाई R0 छोटा है, यहाँ पर R0 में इतना चीज आकर जुड़ेगा तब जाकर ये इसकी बराबरी कर पाएगा। अगर हम अल्फा पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप बढ़ाने से। यानी सिंपल भाषा में हम इसी बात को कह सकते हैं कि भाई ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा चालक में। अब कुचालक में देख लेते हैं। कुचालक में अब ये वाला 0 है, अल्फा का मान 0। अब इसका मान जब 0 हो गया, हमेशा 0 ही रहेगा, तो यानी 0 का गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। और ये पूरा 0 होने का मतलब हुआ हमेशा RT और R0 बराबर होगा, यानी RT बराबर होगा R0 के। इसका मतलब ताप चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ कुछ भी करो, प्रतिरोध हमेशा जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा, चाहे जितना ताप बढ़ाओ घटाओ। यानी इसका हमेशा ताप मतलब ताप पर कुचालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। जबकि अर्धचालक के लिए देखते हैं अगर, तो अर्धचालक के लिए अल्फा होता है माइनस में। अब अल्फा माइनस में होने का मतलब हुआ इतना माइनस कर दोगे जब R0 में से, तब जाकर इसका बराबरी होगा। यानी कि R0 बड़ा है और R0 बड़ा है, इसीलिए इसमें से इतना सारा घटाएंगे तब जाकर इसकी बराबरी होगी। यानी इसमें R0 क्या होता है, बड़ा होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध बड़ा होता है और RT छोटा होता है। यानी कि ताप बढ़ाने से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है, जबकि चालकों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये हमें ताप गुणांक बताता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाला फार्मूला जिसमें ये रो आया था नियतांक के रूप में। तो ये रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये एक नियतांक है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, तो विशिष्ट प्रतिरोध जितने भी धातु हैं सभी धातुओं का एक लाक्षणिक गुण है। ये सभी धातुओं का एक गुण है। जिस प्रकार से धातुओं का गुण होता है तन्यता, आघात वर्धनीयता, ऐसे ही प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी सभी धातुओं का एक लाक्षणिक गुण है, जो हमें ये बताता है कि कोई भी धातु कितना अच्छा विद्युत का सुचालक है। प्रतिरोधकता मतलब होता है प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता, यानी रुकावट उत्पन्न करने की क्षमता। अब रुकावट उत्पन्न करने की क्षमता जितनी कम होगी किसी भी धातु की, वो उतना ही अच्छा सुचालक होगा। जैसे चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसलिए चांदी का तार सबसे अच्छा होता है। और लोहे की प्रतिरोधकता चांदी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए चांदी की लोहे की जो सुचालकता होती है वो चांदी से थोड़ा कम होती है। तो प्रतिरोधकता क्या है, मैं लिखता हूँ इसे। प्रतिरोधकता सभी धातुओं का एक लाक्षणिक गुण है जो बताता है कि कोई धातु कितना अच्छा सुचालक है। प्रतिरोधकता जितनी कम होगी वह उतना ही अच्छा सुचालक होगा। जैसे चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, प्रतिरोधकता माने प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता। अब इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यही हमने व्युत्पन्न किया था। अब इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो ये बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में, और यल गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में। और इस प्रकार से हम पक्षांतर करके इसका फार्मूला रो का निकाल सकते हैं। तो ये निकलेगा R ये अपान यल, ये निकलेगा। अब देखिए, चलिए इसके मात्रक की बात कर लेते हैं कि R का मात्रक क्या होता है, ओम, बीच में है गुणा, ये का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और बटे यल होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो फार्मूला मात्रक निकल गया ओम मीटर, ये हो गया इसका मात्रक। यानी रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, और ये हो गया रो का फार्मूला। अब इस फार्मूले से हम कुछ फार्मूले और निकाल सकते हैं। देखिए, इसी को मैं देखकर यहां लिखता हूं। तो रो बराबर क्या निकला है, R ये अपान यल। अब देखिए R बराबर होता है, देखिए आपने अभी ओम का नियम पढ़ा है, तो V बराबर होता है IR। अब इसके हिसाब से अगर R का मान निकालिए तो I को इधर भेजेंगे और हो जाएगा V बटे I बराबर निकलेगा R, यानी R की जगह पर हम V बटे I लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, देखिए रो की जगह पर रो, बराबर की जगह पर बराबर,
R की जगह पर हो गया V/I और ये की जगह पर ये बटे L। अब देखिए यहाँ पर लिखा है V/L और V/L को लेकर आप लोग जानते हैं कि V/L बराबर होता है कैपिटल E। और सुनिए, देखिए V/L बराबर क्या होता है? कैपिटल E। तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, ये अपान I क्या होता है? तो देखिए I अपान ये बराबर आप लोग पढ़े हैं J, यानी धारा घनत्व का सूत्र होता है I अपान ये। अब अगर आप लोग I अपान ये को उलट दें तो ये अपान I हो जाएगा और फिर ये निकल जाएगा, J को कर देंगे 1/J और इस मान को अगर रख दें, देखिए ये अपान I की जगह पर लिख दीजिए 1/J और V अपान L की जगह पर हो गया E। तो रो का नया फार्मूला बनकर आएगा रो बराबर E अपान J, और ये भी रो का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी कि अगर आपसे पूछे प्रतिरोधकता क्या होता है तो आप बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को भी हम लोग रो के नाम से जानते हैं। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टे को, विशिष्ट प्रतिरोध जो कि अभी अभी पढ़े हैं, इसके व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है? तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसी का व्युत्क्रम यानी 1/ρ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने 1/, को हम लोग विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा कहते हैं। अब ये तो हो गया। अब जो भी चीजें आप लोगों को विशिष्ट चालकता के लिए चाहिए वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा करते चले जाइए। जैसे अगर आपको सिग्मा का मात्रक चाहिए, सिग्मा का मात्रक क्या निकलेगा? इसका था ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम के ऊपर -1 और फिर मीटर के ऊपर -1। -1 का मतलब व्युत्क्रम। अगर आपको फार्मूला चाहिए सिग्मा का, तो सिग्मा का फार्मूला क्या होगा? रो का व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर, अब रो का मान था E अपान J, तो इसका हो जाएगा J अपान E, इस तरह से। यानी विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो सीधा सीधा सा जितनी भी चीजें विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़े हैं उसका व्युत्क्रम कीजिए, आपको विशिष्ट चालकता की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए।